Namaskar, I'm Dr. H.D. Pawar, and today in this video we will discuss the chapter Accounting for Business Purchase and Accountancy 1, Unit 2 of BCom Semester 1. तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। क्या होता है कि when a partnership firm converted into a company, when a partnership firm or a firm converted into a company, then the transactions recorded in the books of account in such a manner that the company is going to purchase its business. मतलब एक assumption होता है कि जहां पर ऐसा मान लिया जाता है कि एक नई एस्टैब्लिश्ड कंपनी किसी रनिंग बिजनेस को परचेस कर रही है। तो व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म or a sole trader firm going to convert his business into a company, then it is assumed that a company is going to purchase the running business of the firm. In that case, what are the journal entries and how to write the accounting treatment in the books of company, that we will learn or we will discuss in this chapter, that is known as Accounting for Business Purchase. So sometimes a public limited company may be purchased the running business of a firm or a company, that is also known as a business purchase. Following are the four circumstances which are considered as purchase of business, and in this chapter we will discuss the accounting treatment in the books of company, यानी जो कंपनी बन रही है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से जर्नल एंट्री होती है या फिर किस तरीके से उसका इनिशियल बैलेंस शीट बनता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये फोर कुछ सर्कमटेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं जिसको हम बिजनेस परचेस बोल सकते हैं। पहली सिचुएशन है कि व्हेन ए न्यूली स्टार्टेड कंपनी टेक्स ओवर some running business instead of starting a new business. Second thing is a partnership firm may be converted into a joint stock company, that is also known as business purchase. A private company may be converted into a public company, that is also known as business purchase. An existing company may take over the business of another company to avoid the competition, that is also known as a business purchase. अब जब बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो परचेस कंसीडरेशन भी होगा, और परचेस कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो बेस होता है वो होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से ही हम जो चीजें हैं वो उठाएंगे और उस पर से ही बैलेंस हम परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो परचेस कंसीडरेशन का बेसिक फॉर्मूला है कि नेट एसेट प्लस गुडविल, आइदर परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व, कुछ भी हो सकता है। जैसी सिचुएशन एग्जांपल के अंदर होगी और हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। हियर नेट एसेट की अगर बात करें तो नेट एसेट का मतलब क्या होता है? नेट एसेट मींस टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। ये टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी हमें बैलेंस शीट में से मिलेगी, जो फर्म का बैलेंस शीट आपको एग्जाम्पल में दे रखा होगा। इफ परचेज कंसीडरेशन इज गिवन or not decided by the above said net asset method, the value of goodwill or capital reserve will require to be calculated. अगर परचेज कंसीडरेशन दे दिया गया है तो फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा कि गुडविल का इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट, यानी परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ है, नेट एसेट टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी बैलेंस शीट से डिसाइड कर लेंगे और डिफरेंस जो आएगा वो आपका गुडविल होगा। ये कैलकुलेशन आप पहले भी कर सकते हैं वर्किंग नोट के अंदर या फिर जर्नल एंट्री के अंदर डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। वो कैसे होता है और कैसे शॉर्ट टाइम में हम एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करेंगे, जहां आपको कम मेहनत में पूरा एग्जांपल विद इन 10 मिनट्स आप एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट एसेट माइनस परचेज कंसीडरेशन, यानी नेट एसेट में से परचेज कंसीडरेशन माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अब ये जो दो सिचुएशन है वो कब होगी? जब आपको परचेज कंसीडरेशन दे दिया होगा। अगर परचेज कंसीडरेशन नहीं दिया हुआ है तो फिर नेट एसेट प्लस गुडविल करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको गुडविल दे दिया होगा। यानी परचेज कंसीडरेशन, नेट एसेट और गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इसमें से दो चीजें दे रखी होंगी और बाकी की आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे जैसे आप एग्जांपल काउंट करते जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो
इफ परचेज कंसीडरेशन इज मोर, अगर परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है तो उस सिचुएशन को हम गुडविल बोलते हैं, और एंड इफ नेट एसेट इज मोर तो उस सिचुएशन को हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि पीसी इज ग्रेटर देन एनए, यानी परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है तो उस सिचुएशन को गुडविल बोलेंगे, और अगर पीसी नेट एसेट से कम है तो उस सिचुएशन को हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, यानी एनए माइनस पीसी करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो पेमेंट अगर बात करते हैं पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट कैसे करना है, तो नॉर्मली जो कंपनी होती है वो पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो कैश में या बैंक थ्रू नहीं करती है। नई कंपनी फर्म को या फर्म के ओनर्स को नई कंपनी के इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, डिबेंचर भी दे सकती है, और कुछ पार्ट कैश में यानी बैंक थ्रू भी दे सकती है। तो ये सारे जो कंपोनेंट है ये मिलके परचेज कंसीडरेशन बनाते हैं। अगर इन सबका टोटल आपको दे रखा है विद कैश तो परचेज कंसीडरेशन सबका टोटल परचेज कंसीडरेशन हो जाएगा। परचेज कंसीडरेशन डायरेक्ट भी दे सकते हैं, आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, डिपेंड है एग्जाम्पल के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसके ऊपर। अब बात करते हैं नेट एसेट। तो नेट एसेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और नेट एसेट कैलकुलेट करते समय जो चीजों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि नेट एसेट मींस व्हाट। तो नेट एसेट मींस टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी विच इज टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, एनए माइनस टीए, एंड एनए इज इक्वल टू टीए माइनस टीएल। तो एनए यानी नेट एसेट, टीए यानी टोटल एसेट, एंड टीएल मींस टोटल लायबिलिटी। जब हम नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे तो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। फॉलोइंग पॉइंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल यू कैलकुलेट द नेट एसेट ऑफ द फर्म। First thing, assets and liabilities are taken over at new price if given in the example. अगर एग्जाम्पल के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज की नई कीमत दी हुई है तो न्यू वैल्यूज जो है वही हम कंसीडर करेंगे। बैलेंस शीट में जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे। इफ न्यू वैल्यूज आर नॉट गिवन देन बुक वैल्यू एज गिवन इन द बैलेंस शीट टू बी टेकन ओवर। वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट शुड नॉट बी टेकन, दैट मीन्स इट शुड बी इग्नोर। जो बैलेंस शीट के अंदर पुरानी गुडविल दी है उसको हमें नहीं लेना है, उसे इग्नोर करना है। अगर बैलेंस शीट में फिक्टिटियस एसेट यानी अवास्तविक संपत्तियां दी है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस या शेयर डिस्काउंट या डिबेंचर डिस्काउंट, उसे हमें नहीं लेना है, नेवर टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल एसेट्स। और द assets and liability which is not taken over by the company, that is also not to be included while you calculating the net asset। तो ये सारे पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी नेट एसेट कभी गलत नहीं होगी। अब इस सारी चीजों को, इस थियोरेटिकल डिस्कशन को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, श्रीजी कंपनी लिमिटेड परचेज ए बिजनेस ऑफ अ फर्म ऑन 1/4/2020। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज अंडर। ये बैलेंस शीट आपके सामने है, कैपिटल है ए और बी का, पार्टनरशिप फर्म है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, पीआर, इन्वेस्टमेंट एंड बैंक, और टोटल है बैलेंस शीट का 2 लाख रुपीस। और ये सारी कंडीशंस है कि द कंपनी में परचेज द बिजनेस विद द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन है द कंपनी हैज टू पे ऑल द परचेज ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी ले लेती है। द कंपनी हैज टू पे 20% मोर फॉर फिक्स एसेट। कंपनी फिक्स एसेट का 20% ज्यादा चुका रही है तो इससे नई वैल्यू मिलेगी हमें। whereas द करंट एसेट आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। करंट एसेट बुक वैल्यू पे लेनी है। द कंपनी हैज टू टेक द परचेज कंसीडरेशन, पे द परचेज कंसीडरेशन 1,80,000, यानी परचेज कंसीडरेशन आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम जर्नल एंट्री में डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं कि जर्नल एंट्री करते समय किस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। एंड बाय इश्यू और परचेज कंसीडरेशन कैसे पेमेंट करना है, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड 10% प्रीमियम एंड द बैलेंस इन कैश। बाकी की जो अमाउंट है वो कैश में पेमेंट करनी है। इन सारे ट्रांजैक्शन की हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और साथ में इनिशियल बैलेंस शीट भी तैयार करना है। एक चीज यहाँ पे करिएगा आप, इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए आपके पास, और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा एग्जाम्पल आपको उसकी लिंक दे दूंगा, तो एग्जाम्पल का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल होगा तो ही सॉल्यूशन समझ में आएगा, तो ये आप अपने पास रखिएगा, अदरवाइज समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं जनरल एंट्री कैसे करते हैं। जनरल एंट्री में
नॉर्मली 2 जर्नल एंट्री भी हो सकती है और 3 जर्नल एंट्री भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम 3 जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो सबसे पहले परचेस कंसीडरेशन दी हुई है, तो और सभी में 1 अप्रैल 2020 पहली तारीख को बिजनेस परचेस कर रहे हैं वही लिखेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ए एंड बी फर्म अकाउंट, यानी बिजनेस परचेस अकाउंट, बिजनेस को परचेस कर रहे हैं यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी फर्म्स अकाउंट 1,80,000। ए और बी की फर्म को हमें 1,80,000 परचेस कंसीडरेशन पेमेंट करना है। तो ये पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी। देन आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देखो एग्जांपल में आप देख सकते हैं 70,000 दिया था, 20% मोर यानी 84,000। मशीनरी 50,000 दिया था, 20% मोर, क्योंकि ये फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट 20% ज्यादा कीमत से लेनी है, तो ये 50,000 का 60,000 हो गया। स्टॉक, डेटर्स, बीआर, इन्वेस्टमेंट, बैंक, ये सारी करंट एसेट है जिसको हमने बुक वैल्यू पे लेना है, यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है वही वैल्यू हमने ले ली है। तो एसेट है, एसेट आर कम्स इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई दिस ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। ये गुडविल वाली जो लाइन दिख रही है इसको आपने खाली रखना है, ब्लैंक रखना है। और 2 क्रेडिटर्स, 2 बिल्स पेबल एंड 2 बिजनेस परचेस अकाउंट। बिजनेस परचेस में आप परचेस कंसीडरेशन लिखेंगे 1,80,000 जो एग्जांपल में दी हुई है। अगर आप यहाँ पर आप टोटल करते हैं तो टोटल में यहाँ डेबिट साइड आपको डिफरेंस मिलेगा 16,000, और इसी 16,000 को हम गुडविल बोलेंगे। ये गुडविल हमने कैलकुलेट की है जो एग्जाम्पल में दी हुई नहीं है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके और उसमें गुडविल प्लस करते हैं तो हमें परचेस कंसीडरेशन मिलता है। तो यहाँ पे परचेस कंसीडरेशन दिया हुआ है, तो परचेस कंसीडरेशन 1,80,000 हमने क्रेडिट कर दिया, एसेट सारी डेबिट कर दी, लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दी, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया हमारा 16,000। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो उसको हम बोलते हैं गुडविल, और यही डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड आता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। इसको आप अलग से वर्किंग नोट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल ऑफ द एसेट माइनस टोटल ऑफ द लाइबिलिटी यानी नेट एसेट, और नेट एसेट में से अगर आप परचेस कंसीडरेशन का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आपको गुडविल मिल जाएगी, यानी यहाँ पीसी आपकी नेट एसेट से ज्यादा है। कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद इस परचेस कंसीडरेशन को हम पेमेंट करेंगे। तो परचेस कंसीडरेशन अकाउंट तो बंद हो गया, देखो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, यहाँ बिजनेस परचेस अकाउंट क्रेडिट हो गया, यानी बिजनेस परचेस अकाउंट इज क्लोज। ए एंड बी को हमें परचेस कंसीडरेशन पेमेंट करना है, तो कैसे पेमेंट करेंगे? तो देखिए ए एंड बी फॉर्म्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 पेमेंट करना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इक्विटी शेयर इंटू 100 यानी 1,00,000 रुपीज। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10%, तो दैट इज 10,000 यानी 1,000 इंटू 10 भी कर सकते हैं। और 180 में से अगर ये 2 अमाउंट हम माइनस कर दे तो बाकी की द बैलेंस अमाउंट 70,000 इज पेड इन कैश, राइट। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि हमारे पास कैश कितना था 5,000 और हमने पेमेंट कितना किया है यहाँ पे 70,000। तो यहाँ बैंक का बैलेंस जो है वो माइनस में आ जाएगा, यानी 65,000 हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा। बैलेंस शीट बनाते समय इस चीज को हम कंसीडर करेंगे। अब नई कंपनी का बैलेंस शीट, ऑब्वियसली ये कंपनी है तो वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगा। तो वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज 100 रुपीज का शेयर, 1000 शेयर थे तो 1,00,000 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। जनरल एंट्री से ही सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 है। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बताया 5,000 में से 70,000 माइनस किया तो 65,000 माइनस बैलेंस आया, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट 65,000 हो गया। टोटल आ गया 2,35,000। अब एसेट साइड आ जाते हैं तो नॉन करंट एसेट, उसमें फिक्स एसेट, फिर टेंजिबल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने जनरल एंट्री में लिखा है वही 84,000, मशीनरी 60,000, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल हो गया हमारा 16,000, करंट एसेट उसमें स्टॉक, डेटर्स, बीआर और इन्वेस्टमेंट जैसे बैलेंस शीट में है वैसे के वैसे ले लिया है। और अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे भी टोटल 2,35,000 आ जाता है। तो इस तरीके से सिंपली हम एक एग्जाम्पल बिजनेस परचेज का कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। 10 मार्क्स का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछते हैं नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, और गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर भी पूछते हैं यही एग्जाम्पल, इसी टाइप का एग्जाम्पल। तो होप सो कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक वीडियो देखते रहिए, अकाउंट का नॉलेज बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में
चैनल को और वीडियोस को सब्सक्राइब कर शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।